Student, I hope you guys are doing absolutely great. And here we are with another PYQ series of polity. लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया, फिर मैंने चेक भी किया. आई हैव रियलाइज दैट लास्ट पार्ट में जो हम PYQ सॉल्व कर रहे थे अपनी पॉलिटी का, वो बीच में कट गई और उसके बाद वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई एंड आई जस्ट अपलोडेड दैट. सो जहाँ से हमने अपनी कहानी छोड़ी थी, we are going to begin our story with the same place. So I guess we were in a question जहाँ पे हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे, that is the basic structure falls within the purview of the parliament or not. कुछ ऐसा एक रैंडम क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे. सो जहाँ से हमने क्वेश्चंस को ड्रॉप किए थे, वी विल पिक द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ. ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो आपका. Let me see this slide which is saying yes. So particularly we were discussing, let me tell you, we were discussing this question. ठीक है, not this one. हम इसको डिस्कस कर रहे थे. आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, हम इसको डिस्कस कर रहे थे. एंड बाय द टाइम इसको डिस्कस करने के बाद हमने अपने अगले क्वेश्चन पे जाना था उस, बट ड्यू टू सम कंडीशंस आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई. सो नो इशू, we will begin from that particular point onwards, and here is the new question for us. Which among the following statement about the power of change to the basic structure of the Constitution of India? Now यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान से फोकस करना. इट इज फोकसिंग not about the basic structure, it is focusing about the power to change the basic structure. अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की पावर की बात करें तो यहाँ पावर टू चेंज दी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है, ना कि सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी. कह रहा है इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ये बात तो हम सबको पता है. और इफ द पार्लियामेंट इज नॉट, क्योंकि हमने देखा था केशवानंद भारती केस में दैट सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन मेक चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट. ये बात हमको समझ आती है. दूसरी चीज, इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. हाँ, कह रहा है कि अगर कभी हमें बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा तो ऐसी पावर को केवल वही लोग अटेन कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लोग थे, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा से बनेगी उसके अंदर ही हो सकता है पॉसिबली. इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सिमिलरली, अगर ये बात हमारी सही है तो इसका मतलब ये बात सही नहीं, बिकॉज दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टिंग विद ईच अदर. क्योंकि अगर हमारा पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल देगा तो मतलब मामला खराब हो जाएगा. इस हिसाब से हम कह सकते हैं इट फॉल्स विद इन द स्कोप. नो, इट डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हेंस स्टेटमेंट 3 वुड बी इनकरेक्ट. तो राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी 1 and 2. यहाँ which of the following statement regarding Article 21 of the Indian Constitution is correct? Article 21 is violated when the under trial prisoners are detained under judicial custody for indefinite period. कह रहा है आर्टिकल 21 तब वायलेट होता है व्हेन अंडर ट्रायल प्रिजनर, जो अंडर ट्रायल का प्रिजनर है आपका, आर डिटेन अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर इनडेफिनिट पीरियड. उसको जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं बहुत लंबे समय के लिए. Right to life is one of the basic human right and not even the state has authority to violate it. Right to life and a personal liberty under Article 21, इसको state भी violate करने का अधिकार नहीं रखता. Under Article 21, right of a woman to make reproductive choice is not a dimension of a personal liberty. Under Article 21, right of a woman to make reproductive choice is not a dimension of personal liberty. अब यहाँ पे थोड़ा फोकस के बाद देंगे. आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ तो है ही, फिर एक पर्सनल लिबर्टी की बात कर रखी है. वो कह रहा है अंडर आर्टिकल 21 वुमेन टू मेक अ रिप्रोडक्टिव चॉइस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी. ये भी बात सही नहीं है. वो एक महिला की पर्सनल लिबर्टी का अधिकार माना जाता है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका पर्टिकुलरली तीसरा है वो कॉन्ट्रडिक्शन में चला जाता है.
50-50 के अप्रोचेस पे, तो ये एलिमिनेट होगा, बाकी 1 and 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर आल्सो। नेक्स्ट, which of the following is not true under article 32 of the Indian Constitution? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएटेड कौन सी बात इनमें से सही नहीं है? इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखो, अगर यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली होता तो मैं शायद स्टेटमेंट को गलत भी कर सकता था, बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स हैं, while high court has the power to issue the writs not only to the fundamental right but to other rights also। but यहाँ कहीं only वर्ड वाला यूज नहीं हो रखा, तो मैं इसको सही मान सकता हूँ यहाँ पे। it is included in part 3 of the Indian Constitution and therefore itself a fundamental right। ये पार्ट 3 में है, इसलिए खुद में एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल इट वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वही सही बात है। An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental right has not been violated। अब कह रहा है कि एक एग्रीव्ड इंसान है, अगर उसके फंडामेंटल राइट नहीं छीने गए हैं तो वो बेसिकली जो आर्टिकल 32 है इनका यूज नहीं कर सकता। इट इज नॉट लाइक ट्रू, ठीक है। A writ of habeas corpus for the release of a person can be issued। A writ of habeas corpus, कह रहा है habeas corpus का writ है, of a person can be issued, को issue कर सकते हैं, where the arrest or detention has taken place in the contravention of procedure established by law। कह रहा है जहां पे arrest और detention इस तरीके से हुआ है, contravention of the procedure established by law, ठीक है। जो प्रोसीजर established by law है, विधि द्वारा स्थापित जो कानून है, उसके हित में न जाके उसके अगेंस्ट में जाके अगर किसी इंसान ने क्या किया है, किसी दूसरे इंसान को क्या कन्विक्ट कर लिया है या फिर अरेस्ट कर लिया है, तो क्या हम वहां पे अपना रिट इशू कर सकते हैं? नहीं बोला है। टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन इम्प्रिजन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, कोई इंसान जो क्रिमिनल चार्ज पे है, ठीक है, उसके रिलीज के लिए क्या इसको कर सकते हैं? वेयर द अरेस्ट हैज बीन टेकन प्लेस या हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और द पार्लियामेंट, कोर्ट और पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट पे क्या हम उस पे रिट इशू कर सकते हैं? ऑप्शंस दे रहा है। पहला, अरेस्ट और डिटेंशन जो हुआ है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा नहीं हुआ है, इलीगल हुआ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। किसी इंसान टू सिक्योर रिलीज ऑफ अ पर्सन इन प्रिजन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, कोई इंसान क्रिमिनल चार्ज पे प्रिजन हो चुका है, उसको जेल से बाहर निकालना है तब, और जब आपने कंटेम्प्ट किया हो कोर्ट का और पार्लियामेंट का। कह रहे हैं इन तीनों में से किस केसेस में आप हेबियस कॉर्पस के रिट को इशू कर सकते हो? अब हेबियस कॉर्पस का जो रिट है उसको समझने के लिए आप देखना है यहाँ पे कि पहली चीज, ये रिट इशू कहाँ नहीं होता। द डिटेंशन इज लॉफुल, अगर डिटेंशन लॉफुल है तो हम उस पर ये रिट इशू नहीं करा सकते। बट यहाँ क्या कर रहा है कि अरेस्ट और डिटेंशन कॉन्ट्रावेंशन में चला गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के, मतलब लॉ द्वारा स्थापित कानून जो है या विधि द्वारा स्थापित जो कानून है उसके अगेंस्ट में, उसके नेचर में किसी को डिटेन नहीं किया गया, इलीगल अरेस्ट कर लिया गया, तो यहाँ पे आप इशू करवा सकते हो। द प्रोसीजर इज कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, हाँ भाई, द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, जब आप किसी भी लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर समझ रहे हो, पार्लियामेंट या कोर्ट को कंटेम्प्ट करोगे तो आपका हेबियस नहीं होता। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये मतलब आप इशू कर सकते। द डिटेंशन हैज बीन ऑर्डर बाय द कंपिटेंट कोर्ट और डिटेंशन इज आउटसाइड द जुडिशियल, चलो ये तो मतलब ही नहीं बनता। अब उसके कह रहा है कि टू सिक्योर रिलीज ऑफ पर्सन इन प्रिजन ऑन चार्जेस, अब सिंपल है, कह रहा है कि हेबियस कॉर्पस का रेट हम तब इशू कर रहे हैं, यहां पढ़ के देखेंगे, दैट द रेट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट पर्सन हु हैज डिटेन अनदर इंडिविजुअल कंपेलिंग देम टू प्रोसीड प्रोड्यूस द, ये तो सब सिंपल सी बात हो गई है, यहाँ पे कोर्ट जो चेक करता है वो सब करता है, तो यहाँ पे सिंपल चीजें हैं, केवल ऐसा ग्राउंड दिख रहा है जहां पे हम क्या इशू करा सकते हैं, रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू कर सकते हैं, वो पहला वाला पॉइंट है बस, क्योंकि यहाँ पे अरेस्ट और डिटेंशन इलीगल हुआ है। कोई इंसान अगर क्रिमिनल है, क्रिमिनल चार्जेस में इम्प्रिजन है, तो उसको जेल से बाहर निकालना मतलब लॉफुल वो जेल में गया है, तो उसको बाहर निकालने कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट पे आप नहीं इशू करा सकते रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसीडिंग इज फॉर द और a court will not be issued habeas corpus।
ठीक है। अब बेसिकली हम एक नई यूनिट को शुरू करेंगे यहाँ से। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन। 4 पॉइंट्स पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द रेफरेंस टू द कंसीडर इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। अब इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के द्वारा स्टैब्लिश हुई है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम ढंग से देखना शुरू करेंगे तो अंडर आर्टिकल 263, ठीक है, सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद हम कह सकते हैं 1980 के आसपास कहीं जाके एक इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म किया गया था। ये इंटर स्टेट काउंसिल का मेजर काम क्या होता है कि सारे जितने भी स्टेट हैं इनके बीच के जो आपसी डिस्प्यूट है उनको खत्म कर दिया जाए, सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छा बनाया जाए, इंडियन जो फेडरलिज्म है उसको अच्छे से स्टैब्लिश किया जाए। कई सारे पर्पस के लिए बनाया गया, तो इसका चेयरमैन जो होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, बट इंटर स्टेट काउंसिल को हमेशा अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी करते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल, ये तो फिक्स हो गया जी। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है एनएससी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल ने डिफाइन नहीं किया है। जोनल काउंसिल, जो जोनल काउंसिल है दैट इज नॉट एग्जीक्यूटिव, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज स्टैट्यूटरी, मतलब इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा 1956 के बाद से बना दिया गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, these were established by an act of state reorganization act of 1956। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। तो जब हमें पता है, अब ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, इसका मतलब द राइट आंसर वुड बी ओनली वन, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल। और जोनल काउंसिल पे बहुत सवाल बने भाई इस टॉपिक से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज अ पर्सन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एज अ पर्सन, एज अ सॉरी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा संविधान का सही है? इंटर स्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो 7 शेड्यूल है अपना, उस 7 शेड्यूल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप मोटे मोटे तौर पे ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट समझना, जो पहला ट्रेड एंड कॉमर्स, ये बेसिकली यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। इंटर स्टेट माइग्रेशन, ये भी यूनियन लिस्ट का लिस्ट है। जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन है ये आपका बिल्कुल सही है, जो कि बात करता है ये स्टेट लिस्ट का है। और जो कॉरपोरेशन टैक्स है ये भी क्या है आपका, एक तरीके से यूनियन लिस्ट में है। यहाँ पे 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिए थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे अच्छा नीचे 1 2 3 4 ऐसे वाले ऑप्शंस रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो पर्टिकुलरली जो तीसरा है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली सही बन जाता है। बाकी जो सारे हैं वो अपने आप गलत है, क्योंकि ये भी यूनियन लिस्ट है, ये भी यूनियन लिस्ट है और ये भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। अच्छा, इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज मेंशन इन योर यूनियन लिस्ट, और क्वारंटाइन जो है वो यूनियन सब्जेक्ट का हिस्सा है। हाँ ठीक है, चलो आगे। द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल was established by the North Eastern Council Act 1971 subsequent to the amendment of the NEC Act in 2002। the council comprise which of the following members? जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? कह रहा है गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, 3 members nominated by the president of India, the होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम लोग, ताकि अपने क्वेश्चंस को हम कर सकें। क्या कह रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, फोकस करते हैं इस पे। देखो पॉइंट क्या कह रहा है कि एक नोडल एजेंसी है फॉर द इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पहली बात तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। दूसरा क्या है, इसमें आते हैं गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, जो हमारे 8 मेंबर हैं वो हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले इसमें आते हैं, उनके गवर्नर्स इसका हिस्सा हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, जो इसमें 8 स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर भी इसका हिस्सा बनते हैं। 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, 3 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इस काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए। The Home Minister of India, following a cabinet decision in 2018, Union Home Minister serves an ex officio chairman of the council।
2018 के डिसीजन में निकाला गया जो होम मिनिस्टर होंगे इनके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होंगे। अब इस पूरी इन जो इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वाज सेट अप इन 1971। ठीक है जी। सिक्किम इसका ओरिजिनल हिस्सा नहीं था, बट सिक्किम को 8 मेंबर 2002 के अंदर बनाया गया। इसका जो मेजर वर्क है वो वही है कि इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। अब इस इतनी बात समझने में अगर आप क्वेश्चन पर जंप करते हो तो यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, वो 8 स्टेट होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हाँ बिल्कुल सही बात है। 3 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, बिल्कुल सही बात है। होम मिनिस्टर इसके ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। 2018 के बाद ये बात कह भी दी गई है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ऑल बिकम द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is an essential feature that indicates that is a federal character। कौन इंडिकेट करता है कि हमारा जो देश है वो एक फेडरल कैरेक्टर में है? द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दिक्कत ही नहीं बात है, हमारे पास कुछ फेडरल फीचर है, कुछ यूनियन फीचर है। जब हम फेडरल की बात करते हैं तो डुअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये मेन हमारे फीचर्स है। उन्हीं में से पहला फीचर यहाँ सामने लिखा हुआ, दूसरे ऑप्शन मुझे पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बन रही। Which of the following best defines the term state? स्टेट को बेस्ट कौन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? कह रहा है पहले स्टेट होता क्या है? जो पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से स्टेट हम उनकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के हिसाब से यहाँ स्टेट्स को हम इंडिकेट नहीं कर रहे। स्टेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया हो, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन हो, उसकी अपनी एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट हो, और उसका अपना ही एक किंग मतलब रूलर होना चाहिए। वो रूलर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, मोनार्क भी हो सकता है, तभी पर्टिकुलर स्टेट बनता है। 4 बेसिक एसेंशियल चीजें हैं स्टेट बनाने के लिए। कह रहा है अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। कह रहा है एक पॉपुलेशन है जो कहीं पे रह रही है जहां बाहर से किसी का हस्तक्षेप नहीं है, और उनको चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज सरकार भी है। सारी बातें दिख रही हैं, पॉपुलेशन भी है, ज्योग्राफी भी है, कोई बाहरी दबाव भी नहीं, चलाने की सरकार भी है। Politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। कह रहा है कुछ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज लोग एक जगह पे रह रहे हैं और वो लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। The number of person who have been living in a definite territory for a long period of time with their own culture and tradition of government। एक जहाँ पे कोई बहुत लंबे समय से लोग रहते हुए आए हैं, अपने ही ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करते हुए आए हैं एक सरकार के साथ। ठीक है। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और एक निष्पक्ष न्यायपालिका। देखो इस पर्टिकुलर चारों ऑप्शंस में चारों इतने क्लोज हैं। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। मतलब ये चारों ही स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कि चारों डिफाइन नहीं कर रहे। चारों ही कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली स्टेट्स को ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो बेस्ट इसमें डिस्क्राइब आंसर है वो एक तो पहला, द कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक ये भी सही है। और एक परमानेंटली लिविंग a society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to central authority and in judiciary, ये भी एक अच्छा खासा डेफिनेशन है। सारे ही यहाँ पे बहुत अच्छे डेफिनेशन हैं, बट बेस्ट जो डेफिनेशन है दैट कुड बी ऑप्शन ए, क्योंकि उसके अंदर चारों एसेंशियल परमानेंटली देखने को मिल रही हैं। और दूसरी बात, इसमें अब मल्टीपल आंसर हो सकते हैं भाई, मैं ही नहीं कह सकता, डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने इसका सही आंसर क्या मार्क किया है। ए एंड 4 मुझे लग रहा है, बी और सी भी ऐसा नहीं, गलत नहीं है, ये भी सुटेबल आंसर बन सकते हैं। बट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, आई थिंक दैट कुड बी ए। Which of the following suggest that the governor should be an eminent person from the outside of the state, should be detached figure without intense political link, or should have taken part in the political respect। अब हमको पता है कि इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशंस में गवर्नर के पोजीशन को लेके फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, राज मन्नार कमेटी, सरकारिया, इन सब ने बात करी थी। बट जिसने सबसे अच्छी ये बात करी वो है आपकी सरकारिया कमीशन। ऑल्दो 19 जो 1956 का अमेंडमेंट था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 2-3 बातें गवर्नर को लेके बोल दी थी, गवर्नर शैल नॉट बिलोंग्स टू होम स्टेट।
तो जाहिर सी बात है जिस राज्य के आप हो उसी राज्य के आप राज्यपाल नहीं बन सकते, ये वाली बात थोड़ी सी थी। लेकिन बेस्ट उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट निष्पक्ष होना चाहिए, सारी बातें आपकी सरकारिया ने बोली थी। उसके बाद इफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then अगर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगाता है किसी स्टेट में तब क्या होगा? द स्टेट असेंबली इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द स्टेट। अब सबसे जो पर्टिकुलर होगा वो यही होगा भाई, जो लेजिस्लेचर की पावर होती है, ठीक है, तो कह रहा है द स्टेट असेंबली इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ये कोई कंपलसरी बात नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जब डिसॉल्व होती है पॉलिटिकल मशीनरी तब फेल होती है। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि असेंबली ही खराब हो चुकी है, असेंबली काम कर रही है, बट सीएम एंड उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही सरकार को चला नहीं पा रहा, तो उस केस में प्रेसिडेंट को अपना रूल लेके आना पड़ता है, तो गवर्नर उसको चलाता है। वहां पे क्या होता है, जो पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट होती है, अब सीएम साहब तो है नहीं, बी एक्सरसाइज बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट होता है। 19 सस्पेंड नहीं होता वहां पे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में तो 19 सस्पेंड होता है, स्टेट इमरजेंसी में कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता आर्टिकल 19 पे, ये जानते हैं हम। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द स्टेट, ऑर्डिनेंस नहीं बना रहा प्रेसिडेंट, वैसे भी कोई फालतू वहां पे कानून नहीं बनाता, दैट कुड बी गवर्नर ऑल्सो, बट वो काम उस समय कौन कर रहा होता है, पार्लियामेंट कर रहा होता है, ठीक है। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ये सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको कि यूपी की सरकार है वो क्यों डिसॉल्व होगी अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यूपी की सभा रहेगी, यूपी की विधानसभा में जो चुन के आए हैं लोग आपके वो रहेंगे, सीएम नहीं काम कर पा रहा है, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करप्ट हो चुका है, इसलिए आपातकाल लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर वो दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा, बाकी यहाँ एक्सप्लेन है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या है हमारी सबसे, दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये देखा है आपने, यही लिमिटेशंस ऑफ पावर भी हैं। तो अगर सिंपल सी बात करूं, द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सिंपल सी बात है, ये बात फंडामेंटली बना लेना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एसेंशियल एलिमेंट यही है, दैट द पार्लियामेंट लो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। उसको अगर आम भाषा में बोलूं तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, खत्म बात। द पार्लियामेंट कैन मेक any law for whole or any part of the India for implementing national interest and treaties। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय संधियों को वो स्टैब्लिश करने के लिए क्या राज्यों की परमिशन लेगा पार्लियामेंट? तो आपको सिंपल पता है कि इंटरनेशनल मैटर्स पे इट इज नॉट कंपल्सरी टू डिस्कस विद द स्टेट, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना दैट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट हमारा जो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। So without the consent of any state, the parliament can implement international treaties and all in the India, because it is about the union, not about the particular state. Consider the following statement: in India, stamp duty on a financial transaction are imposed and collected by the state government, regulated by the union government। अब बहुत सिंपल चीज है ये, डायरेक्टली फिर वही सेंटर स्टेट रिलेशन से है, बट आपको फैक्ट उठा के लेके जाना है। पहली बात बिल्कुल सही है कि जो इम्पोज एंड कलेक्ट करता है वो स्टेट करता है, बट इसको रेगुलेट कौन करता है, उसे यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। इसमें कुछ नया नियम नहीं है, बस फंडामेंटली इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या याद कर लेना है आपको? ये याद करना है कि स्टैंप ड्यूटी इंडिया में जो है उनको इम्पोज एंड कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट, बट उसको रेगुलेट करता है यूनियन गवर्नमेंट। दोनों बात सही है आपकी। द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है भाई? कंकरेंट मतलब जहां दोनों का कंसेंट होगा। अब कंकरेंस में ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स की बात है, सक्सेशन की बात है। अब देखो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमें अडल्ट्रेशन ऑफ गुड ये स्टेट का सब्जेक्ट है, किसी चीज में मिलावट हो रही है तो स्टेट का मैटर है। सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी स्टेट का मैटर है। ट्रेड एंड कॉमर्स बिकम ओनली थिंग जहां पे हमें कंकरेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। Given assertion, the nature of Indian political system embodies the element of continuity and change। हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक बहुत अच्छा एलिमेंट ये है कि लगातार
निरंतरता है और बदलाव का दौर में रहती है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम। The Indian political system contain the element of following political system such as modern style, traditional style and the saint style। देखो दोनों बात बिल्कुल सही है। एक बहुत विख्यात आपके पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनका नाम यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, दैट इज मॉरिस जॉन। मॉरिस जॉन ये कहते हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ना हमें तीन बेसिक एलिमेंट दिखाई देते हैं। पहला है मॉडर्न स्टाइल, जो कहते हैं कि मॉडर्न स्टाइल में मॉडर्न पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज, इन सब की बात है। ट्रेडिशनल स्टाइल में हम अपने कास्ट, कॉमन लोकेलिटीज, पब्लिक, इन सब की बात करते हैं। जो ट्रेडिशनली पीछे से आते हैं उनको मेंटेन करने का ट्रेडिशन भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफीज ऐसे लोगों की हैं जो संत महात्मा रहे अपने टाइम के, जैसे गांधी एंड विनोबा भावे, तो उनकी अथॉरिटी के हिसाब से हमने पंचायत, नॉन वायलेंस फोकस किया है। इस हिसाब से जो ये आपके मॉरिस जॉन कहते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेसिकली मॉडर्न भी है, ट्रेडिशन भी है और सेंट स्टाइल का भी है। और यही तीनों क्या बताते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम लगातार बदलाव और निरंतरता के फेस में रहता है, चलता रहता है और बदलता रहता है, सुटेबली इट में अपने को चेंज भी कर लेता है। तो ये वाली बात है, इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और आर बहुत सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट ए को। विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंडिया के फेडरल सिस्टम के हिसाब से कौन सही है? स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से बाहर हो जाए, ये पहला स्टेटमेंट है और पहला आर्टिकल भी कुछ यही बात करता है। ठीक है, इंडिस्ट्रिक्टेबल इंडिया विद द डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, यही वाली बात है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कह रहा है अगर कोई इंसान इस बात को भी बोलता है, कोई भी स्टेट, कोई भी इंसान इस बात को एडवोकेट, प्रमोट करता है कि हम सक्सेशन करेंगे, हम इंडिया से सक्सीड होंगे, तो कह रहा है विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कह रहा है उसको 19 प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई कोई भी, मैं राज्य को भड़काऊं कि भाई इंडिया से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, दैट कुड बी एनी स्टेट, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मेरी बोली गई शब्दों को अंडर आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मुझे कोई सजा नहीं होगी। ये बात लाजमी नहीं है, बिकॉज इन नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट पे आपको पंगा रखना है, पहला तो बिल्कुल सही है। Which of the following feature which is a common to the India and USA? Residuary power vested in center, ठीक है। रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन स्टेट, ये तो गलत हो गई चीज। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। एंड द अपर हाउस हैज द सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, अपर हाउस में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर हैं। ठीक है, अब इंडिया के बाद से तो प्रोस्पेक्टिव सही है, ये वाली बात भी सही है, ये यूएसए के हिसाब से सही है, तो ये दोनों में कॉमन तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये पावर है, यूएसए में ये वाली पावर है। वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंटरी पावर है, हमारे पास यूनियन प्रेसिडेंटरी पावर है। अपर हाउस है सम, अब वहां का जो अपर हाउस है, क्या वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर है कि नहीं? अगर ये देखो, पॉकेट वेटो दोनों राष्ट्रपतियों के पास है। अब तीसरा स्टेटमेंट पे एब्सोल्युटली एकदम फिक्स है कि ये सही है, लेकिन 3 और 4 दो ऑप्शंस हैं। अब 4 का मतलब यह है कि अगर आपको पता है कि वहां की जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, उनके पास नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। बट वहां पे ट्रिक याद रखना, वहां पे कोई भी नॉमिनेशन नहीं है, पूरे के पूरे मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 3 बिकम योर राइट आंसर। बाकी पढ़ लेना, पीडीएफ आपके साथ ही है, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोनल काउंसिल? जोनल काउंसिल कौन सा है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, खत्म बात। अभी बता के आया था मैंने कि 1956 के अकॉर्डिंग ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट से बना था, और नॉट बोला है तो पहला ही उसमें एलिमिनेट हो गया। चंडीगढ़ ऑल्दो नॉट अ स्टेट इज इंक्लूडेड इन जोनल काउंसिल, हाँ ठीक है। Which of the following is not related to the union state सेंटर स्टेट रिलेशन? अच्छा, सेंटर स्टेट रिलेशन से इनमें से कौन सी कमेटी मैच नहीं करती? सरकारिया, राजमन्नार, इंद्रजीत गुप्ता एंड पुंशी कमीशन। अब जो सरकारिया कमीशन है ये मैच करता है, राजमन्नार करता है, पुंशी 2007 का करता है, इंद्रजीत इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए आया था। ये बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन में से कोई योगदान नहीं है, चुनावी कानूनों के लिए आया था ये। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। बिकॉज अगेन द पॉलिटिकल पार्टीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, लाइफ एंड ब्लड है पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी की, बात बिल्कुल सही है। नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, अधिकांश लोग तभी बैड गवर्नेंस के लिए राजनीतिक पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं, दोनों बात सही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है।
सोचना ही नहीं कि डेमोक्रेसी चलती पॉलिटिकल पार्टी से है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी सही से काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस खराब ही होगा। Which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in India? यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? इंटर स्टेट काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही बात है। जुडिशली, हाँ तीनों भाई, तीनों। In India, the fiscal federal system resources are allotted from the center to the state. Which of the following is not a means resource allocation at present? इसके लिए बेटा आपको गडगिल वाला पढ़ना पड़ेगा। 100% का जो सिस्टम होता है उसमें 30 और 70 की बात गडगिल जी ने करी थी, जिसमें आपको 30 इंटरेस्ट के तौर पे, बाकी सब लोन की तरफ से मिलता है। ये वाली बात हमारे नीति आयोग के एस्टेब्लिश होने के बाद खत्म कर गई थी। गडगिल जी ने ये वाली बात बहुत पहले करी थी, तो इसलिए हम उसको एसोसिएट नहीं करेंगे। तो याद रखना, गडगिल की बात बहुत पुरानी वाली हो गई, इसको 2015 के आसपास सरकार ने हटा दिया था। ये वाली बात यहाँ पे देख लीजिएगा, नीति आयोग के बाद कैसे खत्म हुआ सिस्टम। Which among the following is not correct? Legislation on the criminal law bearing exception in a subject under the concurrent list, सही बात है। Bankruptcy insolvency subjects are concurrent list, ये भी सही बात है। Interstate trade and commerce is subject to state list, अभी भी पीछे पड़ गया है भाई। Interstate commerce are subject to the union list, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद which of the following is not a feature of Indian federalism? Every state government has power to its own, बिल्कुल सही बात है। Court has the power to interpret the constitution, ये भी सही बात है। Government are subordinate to central government, नहीं, the governments are not subordinate to central governments, they are living their own, तो ये भी गलत बात हो जाएगी। Which of the following is not a feature of Indian federalism? ये तो देखा भी हमने। अच्छा, Constitution can interpret the Constitution, source of revenue for the union government and state government are specified, power of the union and the state are specified in the Constitution. Indian federalism is based on the principle of separation of power. जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन देने की पावर है। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। नहीं, हमारा जो फेडरलिज्म है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस नहीं होता। दो तरह के सेपरेशन ऑफ पावर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। हम दोनों के एसेंशियल्स को मानते हैं, बट सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है वो एग्जैक्टली लोग बेसिकली मानते हैं कि हायरार्की ये वाली होती है कि टॉप ये है, दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। ये भी अलग काम करेगा, सेंटर भी, स्टेट भी ऐसा काम करेगा। बट इंडियन फेडरलिज्म क्या कहता है? हम क्वाज़ी फेडरल है, हमारा सेंटर बहुत स्ट्रांग है, तो हम प्योर सेपरेशन ऑफ पावर पे यकीन नहीं करते। Which of the following is or are source for the law in the constitution? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेटस, कस्टमरी लॉज एंड बेसिकली अब तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे हैं वही लॉ के काम करते हैं। तो दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू शेयर हेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी फॉर द न्यू चैप्टर। अब अगले चैप्टर को हम जब शुरू करेंगे, आई विल टेल यू हम कौन से यूनिट्स को पढ़ने वाले होंगे, एंड आई होप कि मैं जल्दी आपकी कॉन्टिन्यूस वीडियोस अपलोड करूँ लाइक ज्योग्राफी आई डिड, ठीक है। ड्यू टू सम रीजंस आई एम bit busy where I am recording this video at multiple places. I hope you understand this scenario, but after a week I would upload a video regularly basis. But हाँ, तब तक जहाँ भी मौका मिलेगा I'll record and give you the content so you guys can follow it up. You must be ready for your upcoming exam. ठीक है, bye bye, take care and all the best. See you in the next one.